नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयारी कराना शुरू कर दिया है, सामाजिक विज्ञान का भी। आज ये पहला चैप्टर है इतिहास का और इस पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आओ बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर दृष्टि जमाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कुल 27 है और एक एक प्रश्न हम इसमें जो है कराते चलेंगे। उसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको भी कराएंगे। इस वीडियो में आप सब शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो पहला प्रश्न लिखा है प्यारे बच्चों कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ। यानी किस वर्ष में उदय हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप सब बताओ कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष में उदय हुआ। तो जो बच्चे विकल्प बना रहे हैं, हाँ देख लो 4 विकल्प है। तो जो बच्चे ग वाला विकल्प सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आपका विकल्प होगा ग, यानी नेपोलियन की संहिता का जो उदय हुआ सन 1804 ईस्वी में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आइए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, बताइए जल्दी फटाफट। तो बहुत सारे बच्चे अपना अपना जो है टिक लगा रहे हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने विकल्प जो है गा को लगाया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सन 1848 ईस्वी में हुई। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप सबके सामने है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक यानी फाउंडर कौन था, या फिर निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान रखना कि यंग इटली सोसाइटी का जो है फाउंडर कौन था, बताओ प्यारे बच्चों। हाँ, तो मैथ्सिनी, यानी जिनको मैजनी के भी नाम से जाना जाता था, वो जो है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किए, यानी इनको जो है इसका संस्थापक माना जाता है। तो अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो आपके सामने 4 विकल्प है और इसमें जो है कुस्तुनतुनिया की संधि के फलस्वरूप यूनान को एक फ्री कंट्री यानी आज़ाद राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप सबके तैयार हो जाएंगे। आप इस तरह से पढ़ेंगे किताब लेकर के तो जल्दी याद नहीं होता, लेकिन यदि आप वीडियो देखेंगे ना तो मुझे आशा है कि आपका 100% तैयार हो जाएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं जब बोलूँगा तो आपके दिमाग में धीरे धीरे वो चीज़ सेट होने लगता है। तो आओ बच्चों, देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है। वो प्रश्न लिखा है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वाह क्या बात है, गजब का प्रश्न है। क्या लिखा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, किसने कहा था? मेटरनिख, कावूर और बिस्मार्क, मैथ्सनी, किसने कहा था जी? हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सब ने विकल्प लगाया होगा ए, है ना, का वाला विकल्प। तो जो बच्चे का पे विकल्प लगाए हैं यानी मैटरनिख पर,
तो बिल्कुल उनका जो है सही है। तो मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई आप तो वैसे ही बता सकते हैं, है ना। तो फ्रांस की क्रांति बच्चों 1789 ईस्वी में हुई थी। आपका विकल्प हो जाएगा खा। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1789 ईस्वी में। देखिए बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न देखिए 2020, 22, 23, 24 लगातार पूछा है, इसलिए इस प्रश्न को तो जरूर तैयार रख लें कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। अब प्रश्न संख्या आपका बच्चों छठा है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो किस देश से जो है राष्ट्रवाद का जो है प्रारंभ हुआ? तो प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। तो फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का क्या हुआ, जो है उदय हुआ। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, यानी कब उसको एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता मिली? तो सन 1871 ईस्वी में। सन 1871 ईस्वी में जर्मनी एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। अब प्रश्न संख्या आपका 9 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 9 है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? अब आप सोच सकते हैं कि एक कितनी बार ये परीक्षा में पूछा है, 20 में, 21, 22, 23, 24 लगातार पूछा है। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी प्यारे बच्चों? बता दो जरा, किसकी थी? तो हाँ, तो जो बच्चे का पर विकल्प लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क का जो है बहुत बड़ा योगदान था जर्मनी के एकीकरण में। प्रश्न संख्या 9 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 10। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, यानी किस देश का नेपोलियन निवासी था? तो बताओ जरा, जर्मनी का था, इटली का था, फ्रांस का था, कहाँ का था, इंग्लैंड का था? बताओ बच्चों। हाँ, तो फ्रांस का था। कहाँ का था? नेपोलियन जो है फ्रांस का ही था, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक मिनट प्यारे बच्चों, कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा विकल्प कौन, बताइए कौन सा होगा विकल्प प्यारे बच्चों? हाँ, तो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, यानी का वाला विकल्प जो है आपका सही होगा। इटली का जो एकीकरण हुआ ना, वो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप 1848 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप जो है किस चीज की स्थापना हुई? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, या फिर सीमित राजतंत्र की, या सैन्य प्रशासन की, या फिर गणतंत्र की? तो प्यारे बच्चों ध्यान से रखना कि 4 विकल्प में एक सही है, तो आपका जो विकल्प घ है ना वो सही है। गणतंत्र की स्थापना हुई थी कब? 1848 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। 12 के बाद आइए बढ़ते हैं नंबर 13 पर। तो 13 नंबर जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो 13 नंबर आपका है, 13 नंबर दिया है कि जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था, यानी वोक्सजिस्ट का मतलब क्या था? तो वोक्सजिस्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र। क्या होता है? राष्ट्र, यानी राष्ट्र वोक्सजिस्ट से ही रिलेटेड था। आइए 13 के बाद हम 14 देखते हैं। संसदीय प्रजातंत्र की प्रणाली यानी संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस कंट्री में, किस देश में सबसे पहले हुई? तो इंग्लैंड में हुई। 14 के बाद 15 देखिए, जूसेपे मैसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? यंग इटली। क्या था प्यारे बच्चों? यंग इटली जो है, यंग इटली, जूसेपे मैसनी द्वारा जो स्थापित गुप्त संगठन था वो क्या था? यंग इटली। इसको याद रख लें। उसके बाद प्यारे बच्चों नेपोलियन की पराजय कब हुई, यानी नेपोलियन कब हारा? प्यारे बच्चों नेपोलियन कब हारा बता दीजिए। 1814, 1815, 1816, 1817। तो जो बच्चे खा वाला विकल्प लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो नेपोलियन की जो पराजय हुई सन 1815 ईस्वी में हुई।
अगला 17 नंबर है प्रश्न, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? यानी ऑटो-वान बिस्मार्क किस देश का था, किससे संबंधित है, कहाँ के निवासी है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा, 1 मिनट। हाँ प्यारे बच्चों बताइए, ऑटो-वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? हाँ तो जर्मनी। किस देश से था प्यारे बच्चों? जर्मनी। तो जो ऑटो-वान बिस्मार्क थे उनका जो संबंध जर्मनी से था। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को। विलियम प्रथम को जो है 1871 में जर्मनी का प्रथम जो है सम्राट घोषित किया गया। विकल्प कौन सा सही है? का। 18 के बाद 19 देखते हैं प्यारे बच्चों। 19 वाला प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो सीमित राजतंत्र था। कैसा था प्यारे बच्चों? सीमित राजतंत्र। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया था प्यारे बच्चों? ऑटो-वान बिस्मार्क को। सॉरी सॉरी सॉरी, किसको घोषित किया गया था प्यारे बच्चों? हाँ तो विलियम प्रथम। किसको? जो है काइजर विलियम प्रथम को। गलती हो गई, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे प्यारे बच्चों। का वाला विकल्प है काइजर विलियम प्रथम। प्रश्न संख्या आपका 21 है। प्रश्न संख्या आपका 21 है मेरे प्यारे बच्चों। 1861 में इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इमैनुअल द्वितीय को जो है 1861 में एकीकृत इटली का जो है सम्राट घोषित किया गया। विकल्प कौन सा सही है आपका? का। अब 21 के बाद 22 चलते हैं। तो प्यारे बच्चों 22 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो जन्म से प्राप्त जो अधिकार था उसको जो है नहीं जोड़ा गया था। विकल्प आपका का वाला सही है। 23 नंबर है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ज्यूसेppe मैथ्सनी का संबंध किससे था? ज्यूसेppe मैथ्सनी का संबंध किससे था? तो विकल्प का इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण से जो है ज्यूसेppe मैथ्सनी का संबंध था। 23 के बाद 24 देखते हैं। 24 वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 24 वाला प्रश्न है कि वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई बताओ प्यारे बच्चों? वियना की संधि कब हुई? सन 1815 में। हाँ सन 1815 में जो है वियना की संधि हुई। 25 है, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसका जो है सत्ता पर अंकुश ना हो, यानी किसी का जो है देखो 4 विकल्प हैं, पहले देख लेते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, बिल्कुल गलत। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, तो यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना? तो आपका विकल्प खा हो जाएगा। गा विकल्प क्या दिया है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, नहीं। ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है, बिल्कुल गलत। तो आपका खा वाला विकल्प जो है प्यारे बच्चों सही है। 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर जो प्रश्न दिया है वो 26 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है कि उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद का मतलब निजी संपत्ति का भाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल ग वाला विकल्प सही है ना? व्यक्ति को स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबको इक्वल माना जाता है, यही उदारवाद का मतलब है। 26 के बाद आइए आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। आखिरी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रश्न है कि सन 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का ये परिणाम हुआ कि इस समय फ्रांस की जो है क्रांति हुई। इस समय क्या हुआ फिर प्यारे बच्चों? फ्रांस की क्रांति। विकल्प आपका का वाला सही है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। मुझे आशा है कि आप सबको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग जो है इसके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसकी ओर जो है दृष्टि जमाते हैं।
हाँ, तो इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है नहीं पूछता है। हाँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें अब नहीं पूछता है, अब सीधा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है हमने शामिल किया है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये प्रश्न है प्यारे बच्चों कि फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति के 4 कारण निम्न प्रकार हैं। देखो, पहला कारण क्या है कि फ्रांस का जो शासक है लुई 16वां, लुई 16वां एक अयोग्य, जिद्दी, अदूरदर्शी मतलब जिसको आगे की चीजें बिल्कुल पता ना हो, भविष्य में क्या होने वाला है, तथा कर्तव्यहीन शासक था। फ्रांस का शासक लुई 16वां एक अयोग्य, जिद्दी, अदूरदर्शी और कर्तव्यहीन शासक था। उसकी निरंकुशता के कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। पहला कारण मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया। दूसरा दूसरा कारण है प्यारे बच्चों, और वो दूसरा कारण है, देखो दूसरा कारण आपका है कि फ्रांस औद्योगिक क्रांति के कारण उदित हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण उदित हुआ मध्यम वर्ग नवीन विचारी एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। उसने राजशाही के विरुद्ध हुई जनता का पूर्ण समर्थन किया। उसने क्या किया? राजशाही के विरुद्ध हुई जनता का पूर्ण समर्थन किया। तत्कालीन फ्रांस में आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी और लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। नंबर तीसरा कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का? कि उस समय फ्रांस में जो है आम जनता की जो स्थिति थी बहुत ही मर्सीफुल थी, दयनीय थी, और लोगों को रोजी रोटी जो है सही से नहीं मिल पा रही थी। तीसरा ये कारण हो गया। आइए चौथा कारण देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथा कारण था कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के अलावा लिखा है कि लेत्र द काशे यानी बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र, बिना कारण बताए जो है कैद का आदेश पत्र होता था जारी करना, जिससे जनता में असंतोष पनपा और वह क्रांति करने पर उतारू हो गई। तो ये 4 प्रमुख कारण थे फ्रांस की क्रांति के, जिसकी वजह से फ्रांस में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और उसको जो है एक पूर्ण जो है राज्य के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? तो रूढ़िवादी, क्या लिखा है प्यारे बच्चों? रूढ़िवादी शक्तियां 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो ही गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस से भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश magyarों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। तो ये तो था 1848 की उदारवादी क्रांति का परिणाम। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या हमारा नेक्स्ट है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने उसी को जो है शामिल किया है प्यारे बच्चों। इसमें ये प्रश्न दिया है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, यानी फिर प्रश्न आ जाएगा कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे और उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था प्यारे बच्चों? विश्व के महानतम व्यक्तियों में से यह एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। ध्यान रखना, यानी 15
यानी 1799 से 1815 मतलब 16 वर्षों तक जो है। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। पहला, शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। उसने क्या कर दिया? केंद्रीकरण कर दिया। उसके बाद उसका और अन्य जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, देखिए जरा। आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, तो दूसरा है आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर टैक्स लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। धार्मिक सुधार। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक अस्थायी देन थी। नेपोलियन का यह जो कार्य था फ्रांस को एक अस्थायी देन थी। अब शिक्षा संबंधी सुधार उसने क्या किया, तो शिक्षा संबंधी सुधार, तो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। सार्वजनिक सुधार, यानी उसका जो पब्लिक जो है इम्प्रूवमेंट तक था वो क्या था, तो नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण कराया। 229 पक्की सड़कों का क्या कराया? निर्माण कराया। अब हमारा उसी में जो है उसका प्रभाव क्या पड़ा जो है उसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। पहला, यूरोप के अन्य हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। दूसरा, यूरोप के अन्य हिस्सों में लोग मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। भाई अगर फ्रांस में हुआ तो जो है अन्य देशों में भी ऐसा होने लगा कि भाई जब वहाँ पर इतना अधिकार मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो यूरोप के अन्य हिस्सों में समान कर प्रणाली लागू की जाने लगी। यूरोप के अन्य हिस्सों में भी सामंती व्यवस्था का अंत होने लगा और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त किया जाने लगा। ये तो था नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का प्रभाव। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो एकदम 100% तैयार कर लें प्यारे बच्चों। चलिए देखें जरा। प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण, जर्मन एकीकरण या फिर जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? कब और कैसे हुआ या फिर जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? तो इसको देखिए, बार बार पूछा है। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय यानी मिडिल जो लोग हैं जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आइए देखते हैं, वो ये है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता
न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में भी ऐसा हुआ है। हम लोग जो है भारत माता के रूप में जो है एक चित्र जो है क्या करते हैं, दर्शाए हैं, है ना। तो मारियान, तो यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जनराष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे जो है अपना तादाद में यानी तालमेल जो है स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी। जर्मेनिया, यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष व्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया। इस राष्ट्रवादी तनाव के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना और स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो आदि देश थे जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। तुर्कों और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेद होने के कारण यहाँ पर जो है हालत गंभीर हो गए। जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भयंकर हो गई। इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई, इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। यूरोपीय देश जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर में होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो। उपर्युक्त कारणों से इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए, जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आइए देखते हैं। तो ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का प्रमुख मंत्री था, यानी मेन मिनिस्टर जो था वो कौन था, ऑटो वान बिस्मार्क। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में प्रसा के ऑटो वान बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रसा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल जो है हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और अंततः जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। वस्तुतः बिस्मार्क ही जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया। तो प्यारे बच्चों, अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये प्रश्न है कि किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। तो 2022 में यह प्रश्न पूछा है। तो 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसमें बेल्जियम और पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिनका आधार यूरोपीय सरकारों की यह रूढ़िवादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार आदि बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम और पोलैंड ने विरोध किया, अपने को स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण निम्न प्रकार हुआ। बेल्जियम, तो बेल्जियम के बारे में देखें जरा। वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड यानी नीदरलैंड के साथ, एक मिनट, हॉलैंड के साथ मिला दिया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहीं हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट। हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की राजाज्ञा जारी की। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। बेल्जियम के बाद आइए देखते हैं पोलैंड। तो पोलैंड वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को दो भागों में बांटा गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। परंतु जब वहां के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड और वारसा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? खैर इसको तो एक बार हमने जो है पढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं एक बार फ्रांस की क्रांति के जो कारण है उसको फिर से एक बार देख लें। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1 है अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हुई। मध्यम वर्ग, तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया। इनमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी और लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। चौथा है मध्यम वर्ग की दुर्दशा। तो इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थी। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे और न ही उन्हें उचित वेतन मिलता था। कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा तक नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था और मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा। दार्शनिकों का प्रभाव। तो इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करवाया।
उन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे। इस पर सरकार ने न्याय व स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए लेत्र दा कासे यानी बिना कार्ड बताए कैद के आदेश पत्र जारी करके स्थिति को और भयानक बना दिया, जिससे जनता में असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ गई। अगला हमारा जो प्रश्न है, इटली का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी इटली का एकीकरण कैसे हुआ, आइए उसको देखते हैं। और प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इटली का एकीकरण देखिए, 19वीं सदी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो इस प्रकार थी। नंबर 1, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। नंबर 2, इतालवी भाषा यानी इटली जो लैंग्वेज है संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे, जैसे आप हिंदी को देख सकते हैं। 1830 के दशक में जुसेपे मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी स्थापित किया। चौथा, 1831 और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिएडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय आगे आया। पांचवा है कि सार्डिनिया पिएडमॉन्ट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिएडमॉन्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। फिर छठवां है, 1859 में सार्डिनिया पिएडमॉन्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में जुसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। सातवां है, 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिएडमॉन्ट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। आठवां है, 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूरा हुआ। तो इस प्रकार इटली का जो है प्यारे बच्चों एकीकरण हुआ। अब आपका आखिरी प्रश्न है, गैरिबाल्डी कौन था? गैरिबाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो जुसेपे गैरिबाल्डी यानी गैरिबाल्डी का पूरा नाम है जुसेपे गैरिबाल्डी, 1807 से 1882 के बीच में जो है इनका पूरा जीवन काल रहा। इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। उसका परिवार तटीय व्यापार करने वाला परिवार था और वह स्वयं भी व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में वह मैत्सनी के यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में उसने पिएडमॉन्ट के गणतंत्री विद्रोह में भाग लिया। जब यह असफल हो गया तो वह दक्षिण अमेरिका भाग गया और 1848 में वहां निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। 1854 में उसने विक्टर इमैनुएल का इस बात के लिए समर्थन किया कि वह इटली का एकीकरण चाहता था। 1860 में उसने दक्षिणी इटली की ओर से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इसमें कई स्वयं सेवक जुड़े और इनकी संख्या 30,000 तक पहुंच गई। इन्हें रेड शर्ट्स के नाम से प्रसिद्धि मिली। 1867 में स्वयंसेवकों की यह सेना पेपल राज्यों की तरफ से फ्रांसीसी सैनिकों से रोम में भिड़ गई। इस युद्ध में रेड शर्ट्स की जीत हुई। इस तरह से पेपल राज्य इटली से मिल गए। अंततः यह कहा जा सकता है कि उसने अपने स्वयंसेवकों की एक सेना बनाकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आज का आपका पहला चैप्टर इतिहास का, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उन्हीं का जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत जो है अच्छा लगा होगा, मददगार होगा आपकी परीक्षा में। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपसे लेते हैं विदा। एक और नए वीडियो में कल ही हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत। आप सब पढ़ते रहें।